हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोअर पीसीएस मेंस के विज्ञान सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। ठीक है, इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट हो चुका है जो कि यूथ कंपटीशन बुक से लिया गया था सारे क्वेश्चन। तो वो कंप्लीट हो गया उस बुक में जितने भी साइंस के क्वेश्चन थे, और इसमें लगभग 35 क्वेश्चन है, यानी कि जो साइंस के मतलब साइंस में जो पूछा जाएगा इस वाले पेपर में, तो लगभग उतने क्वेश्चन लिया गया है। प्रैक्टिस सेट है तो फटाफट क्वेश्चन इसको करेंगे, और ये सारे क्वेश्चन जो है प्रभात पब्लिकेशन के बुक से लिए गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इस वीडियो को, और वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा जो है एग्जाम में मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबद्ध मामला होता है। ठीक है, बताना है कि यह किससे संबंधित है। तो ताप गतिकी का प्रथम नियम जो है वो ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित होता है। तो आंसर इसका डी पार्ट से ही हो जाएगा, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। ठीक है, ताप गतिकी या ऊष्मा का प्रथम नियम जो है सामान्यतः ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित होता है, क्योंकि इस नियम के अनुसार किसी सिस्टम द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा की मात्रा सिस्टम द्वारा बाह्य दाब के विरुद्ध किए गए कार्य तथा सिस्टम के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। यानी कि डेल्टा क्यू इजिकल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। ठीक है, ये होता है प्रथम नियम। और यहाँ पे डेल्टा क्यू जो है वो सिस्टम द्वारा अवशोषित ऊष्मा होती है, यू का जो होता है ये सिस्टम द्वारा इंटरनल एनर्जी होती है जो वृद्धि होता है। ठीक है, और इसके बाद डब्लू जो होता है वो किया गया कार्य होता है, वर्क होता है। तो इसका आंसर जो है वो डी पार्ट सही हो जाएगा। और हाँ, यूथ कंपटीशन बुक के हिंदी के जो है प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जितने भी क्वेश्चन थे तो वो भी आप लोग देखिए। उसका लिंक इन सारों का मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो फटाफट जो है प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। देखिए यूपी ट्रिपल एससी में लगभग क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो अभी तो आइडिया है नहीं, क्योंकि इस बार जो लोअर पीसीएस का यूपी ट्रिपल एससी मेंस करा रहा है। तो ये क्वेश्चन ईजी है, इसके पहले भी आ चुके हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र जो है शीतल क्यों होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित कर देते हैं। कौन परावर्तित करता है? वाइट कपड़ा जो होता है, श्वेत वस्त्र, सफ़ेद कपड़ा, वो परावर्तित कर देता है, इसीलिए वो शीतल होता है काले वस्त्र की अपेक्षा। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लांक नियतांक की इकाई बताना है क्या होता है, यूनिट बताना है क्या होता है, या मात्रक बताना है क्या होता है। जो भी समझ लिए सब एक ही अर्थ होता है। तो प्लांक नियतांक का मात्रक जो होता है वो होता है जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा जूल इंटू सेकेंड, ए पार्ट। ठीक है, एसआई पद्धति में जूल सेकेंड होता है, और सीजीएस पद्धति में अगर पूछा जाएगा तो अर्ग इंटू सेकेंड होता है। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। तो श्वेत तथा चिकनी सतह जो होती है वो एक ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है। ठीक है, चिकनी सतह पे जब ताप पड़ेगा तो परावर्तन करेगी उसका, तो इसलिए आंसर इसका जो हो जाएगा, जो ताप का परिवर्तन करता है फिर वो खराब अवशोषक के रूप में जाना जाएगा। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवक्रिया ऊष्मा पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, किस पर निर्भर नहीं करती है ये बताना। तो अवक्रिया जो है ताप पर या फिर उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त हो किया जाता है, अभिकारकों और उत्पादकों की भौतिक स्थिति पर, या चाहे अवक्रिया स्थिर दाब पर की गई है या फिर स्थिर आयतन पर। तो देखिए इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो होगा बी पार्ट। ठीक है, अवक्रिया ऊष्मा पर निर्भर नहीं करती है क्योंकि उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी पाषाण खंड को पानी में, पाषाण माने पत्थर को पानी में डुबोया जाता है तो वो समान में पानी को विस्थापित करता है। किस में? किस समान में? घनत्व के समान, विशिष्ट गुरुत्व के समान, या फिर द्रव्यमान के समान, या फिर आयतन के समान। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी पार्ट, आयतन के समान जो है पानी का विस्थापित करता है। डी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे जलन जो है अधिक पैदा होता है? उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप या फिर पिघलती हुई प्लावी बर्फ। देखिए सबसे ज़्यादा अगर जलन पैदा होता है तो वो होता है भाप से। ठीक है, आंसर इसका भाप सही हो जाएगा। भाप से अधिक जलन पैदा होता है क्योंकि भाप में जो है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है और गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान के तापमान के बदले बिना उसकी अवस्था के परिवर्तन कर दे। ठीक है, तो आंसर इसका भाप सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो देखिए वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को कहा जाता है अभिवहन। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, अभिवहन। एडवेक्शन कहा जाता है, एडवेक्शन। ठीक है, तो ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है। अभी ऊपर था ये क्वेश्चन, फिर आ गया। देखिए क्यों होता है? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, गुप्त ताप होता है, तो आंसर इसका सी पार्ट ही सही हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा के कारण भाप जो अधिक जलता है या कष्टदायक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक वास्तविक गैस जिसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है उच्च दाब और निम्न ताप पर, निम्न दाब और उच्च ताप पर, उच्च दाब और उच्च ताप पर, या निम्न दाब और निम्न ताप पर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, एक वास्तविक गैस जो है वो एक आदर्श गैस के रूप में तभी क्रिया करेगी जब निम्न दाब और उच्च ताप हो। ठीक है, निम्न प्रेशर यानी कि मिनिमम प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो, तब वो आदर्श गैस के रूप में क्रिया करेगी। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, निम्न दाब और उच्च ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस में संवहन होता है? ठीक है, बताना है कि संवहन की क्रिया किस में होती है। तो संवहन की क्रिया जो होती है वो द्रव और गैसों में होती है। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। जिसके अणु जो है थोड़ा दूर दूर होते हैं, दौड़ते उड़ते रहते हैं, तो वहाँ उसमें संवहन की क्रिया होती है। और ठोस में जो है चालन की क्रिया होती है, संवहन की क्रिया नहीं होती, इसलिए द्रव और गैस सही हो जाएगा। किसी तरल पदार्थ अथवा गैस में स्वयं अणुओं के स्थानांतरण का एक भाग से दूसरे भाग में होने वाली ऊष्मा संचार को संवहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? यह क्वेश्चन बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डाल्टन। डाल्टन ने पदार्थ का परमाणु जो है प्रतिपादन किया था फर्स्ट टाइम। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है बी पार्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से 2 आधारभूत बल को न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? ठीक है, तो देखिए उपलब्ध बल जो है, कौन से 2 आधारभूत बल को जो है न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। ठीक है, न्यूट्रॉनों के बीच जो आकर्षण बल लगेगा उसमें नाभिकीय बल होगा एक, और एक दूसरा होगा गुरुत्वीय बल। 2 बल लगते हैं, आंसर सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब 2 परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली यानी समुदाय की ऊर्जा क्या होगी? घटेगी कि बढ़ेगी, या स्थिर रहेगी, या वैसे रहेगी? देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। जब 2 परमाणुओं के बीच जो आबंध बनता है तब उस प्रणाली की ऊर्जा जो है घटेगी। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो देखिए परमाणु तत्व जो संख्या 29 है वो डी ब्लॉक में रखा जाता है। ठीक है, आंसर इसका डी ब्लॉक सही होगा। इसको जो है ऑफ बाउंड नियम की सहायता से जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे SPDF के रूप में, तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आएगा 29वां इलेक्ट्रॉन वो डी ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, और 29 जो कि कॉपर का होता है परमाणु क्रमांक, तो आंसर इसका डी ब्लॉक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? ठीक है, अगर किसी तत्व है तो उसका रासायनिक गुण कौन तय करेगा? प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, उपयुक्त सभी? देखिए रासायनिक गुण जो है वही तय करता है जो अपक्रिया में भाग लेता है, तो आंसर इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है अपक्रिया में भाग लेता है, तो आंसर इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयुक्ता का गुणनफल जो किसके बराबर होता है? तो देखिए किसी तत्व का तुल्यांकी भार तथा संयुक्ता का गुणनफल जो है परमाणु भार के बराबर होता है, तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, परमाणु भार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आणविक कक्षा एक अभिविन्यास किससे नियंत्रित करता है? ठीक है, ये आणविक कक्षा का अभिविन्यास जो है वो किससे नियंत्रित होता है ये बताना है। तो देखिए आंसर इसका बी पार्ट हो जाए, चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, बी पार्ट इसका सही हो जाएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु का भार जो है परमाणु क्रमांक जो है दिया गया है 17 है और द्रव्यमान 36 है,
उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी ये बताना है। तो देखिए किसी तत्व के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा देते हैं। तो 36 द्रव्यमान संख्या है, इसमें से परमाणु क्रमांक 17 जो है घटा देंगे। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 36 परमाणु संख्या 17 में से घटाएंगे तो 19। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा 19। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है, यह बताना। द्रव्यमान संख्या जो होता है किसी तत्व का, उसका किसका योग होता है, तो वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग। तो आंसर इसका डी पार्ट से ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का है, न्यूट्रॉन का है या फिर हाइड्रोजन न्यूक्लियस का। तो देखिए अधिकतम द्रव्यमान जो इसमें है वो न्यूट्रॉन का होता है। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। न्यूट्रॉनों का इनमें से जितने भी है चारों दिए गए, इनमें से सबसे ज़्यादा द्रव्यमान जो है, मास जो है न्यूट्रॉन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अगर प्रोटॉनों की समान संख्या होती है और न्यूट्रॉनों की जो संख्या भिन्न भिन्न अगर होती है तो उसको समस्थानिक कहा जाएगा। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, समस्थानिक। समस्थानिक का एक और अच्छा उदाहरण होता है, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो देखिए मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व होता है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा 62% होती है, कार्बन की मात्रा होती है वो 20% होती है, हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है वो 10% होती है और नाइट्रोजन की मात्रा 3% होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अधिकता सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की होती है। अगला क्वेश्चन है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा द्वारा किस भाग में होती है, मतलब जीभ के खट्टे स्वाद किस भाग में किया जाता है। तो देखिए आंसर इसका पार्श्व हो जाएगा, पिछले वाले भाग में जो है जीभ के किनारे जो है पिछला वाला किनारा भाग है वहाँ पे खट्टे स्वाद का कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है। तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग जो होता है वो होता है भोजन को स्वादिष्ट बनाना। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, भोजन को स्वादिष्ट बनाना, बस यही एक उपयोग होता है नमक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि ये क्या होता है, तो ये जो होता है वो अनिवार्य अमीनो एसिड इसमें भरपूर पाया जाता है, इसलिए इसको प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। किस प्रचुरता के कारण जो है कैंसर जनक होते हैं गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ, तो उसमें जो फैट की ज़्यादा प्रचुरता होती है, इसलिए इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। फैट की वसा की वजह से जो है गहरे तले हुए पदार्थ कैंसर जनक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के वर्धन के लिए यानी कि बढ़ने के लिए विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ही अत्यंत आवश्यक चीज़ है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, खासकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इसका आंसर ए पार्ट से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल चने से कौन सा एंजाइम बनता है। ठीक है, लाल चने से जो एंजाइम बनता है उसका नाम है डायस्टेज। ठीक है, डायस्टेज नाम है, आंसर इसका डायस्टेज है। लाल चने से डायस्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है। लाल चने को अरहर और तूर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अरहर को लाल चना और उसको तूर भी कहा जाता है, तो लाल चना को इसी के और ये विकासशील देशों में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसल है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उससे जो एंजाइम बनता है डायस्टेज होता है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होता है, ये क्वेश्चन में प्रीवियस प्रैक्टिस में बताया है। एंजाइम जो है प्रमुख रूप से प्रोटीन होता है, तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक थे कुहने ने किया था। ठीक है, और ये जो है एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि रासायनिक अपक्रिया को 10 गुणा बढ़ा सकता है, तो इसलिए इसका जो है इस्तेमाल होता है, यह एक प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है। तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को कहा जाता है एपो एंजाइम। ठीक है, आंसर इसका एपो एंजाइम हो जाएगा।
ठीक है। एपो एंजाइम की जो सक्रियता के आधार पर इसे प्रो एंजाइम अथवा जाइमोजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा एपो एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सलाइवा का लाभ नहीं होता है, ये बताना है। देखिए, सलाइवा का लाभ जो नहीं होता वो होता है कि ये शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, ये गलत है। ठीक है, सलाइवा का ये कार्य नहीं होता, इसलिए बी ही पार्ट इसमें सही है। बाकी ये 3 पार्ट जो है ये सलाइवा का कार्य होता है। सलाइवा से लाभ ये निगलने में मदद करती है, ये मुख तथा दांतों को साफ करती है, ये होंठों तथा जीभ की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लार जो है या सलाइवा किसके पाचन में मदद करती है। तो देखिए, लार या सलाइवा जो है वो स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा स्टार्च। बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, भोजन को और सलाइवा के जो कार्य हैं, भोजन को गीला करना तथा भोजन को की लुगदी बनाना। ठीक है, ताकि ये आसानी से निगला जा सके। और सलाइवा में एंजाइम जो पाया जाता है एमाइलेज होता है, जो लार स्टार्च या इसको मंड भी कहा जाता है, मंड को माल्टोज में तोड़ता है। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, अन्न एक समृद्ध स्रोत है, किसका स्रोत होता है अन्न। अन्न जो होता है वो स्टार्च का समृद्ध स्रोत होता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अन्न में जो है स्टार्च बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सभी पौधों के बीजों और फलियों में मंड एमाइलेज या फिर एमाइलोपेप्सिन के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ये था पूरा कंप्लीट साइंस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और ये सारे क्वेश्चन जो है प्रभात पब्लिकेशन के बुक से लिया गया है। आपको वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब के लिए साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल सके। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।